के शो में। शरह सूद में महज 2% की कमी, सनअत और तिजारत ने नाकाफी करार दे दिया। कारोबारी हलकों की जानिब से शरह सूद 5% पर लाने का मुतालबा। शरह सूद पर इजाफी बैंकिंग स्प्रेड, कारोबारी हलके सख्त नाला। कर्जों पर सूद की अदायगी पर रिलीफ, कारोबारी हलकों का अव्वलीन मुतालबा। सनअत और तिजारत की अबतर सूरत हाल, शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। शरह सूद में कमी हुई 200 बेसिस पॉइंट्स की, 2% की कमी हुई डिस्काउंट रेट में। हम आपके जहन में यानी आपकी याद दहानी में आपको ये बताते चलें कि मौजूदा हुकूमत के दौर से कबल ये शरह सूद 6% के लगभग आसपास होती थी। इस हुकूमत ने इस शरह सूद को बढ़ाकर तकरीबन 13%, 13.25% तक हुकूमत लेकर आई। और अब यही हुकूमत पिछले एक माह में 4% से ज्यादा की कमी, यानी 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की कमी कर चुकी है। और कम कर कर इस शरह सूद को यानी पॉलिसी रेट को 9% पर लेकर गवर्नमेंट आई है। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक लाया, जिसके हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और इस तरीके से दाद वसूली जा रही है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि शरह सूद में इजाफा 6 से 13% भी आपने ही किया, यानी इस दौरे हुकूमत में ही हुआ, सेंट्रल बैंक ने ही किया। उस 7-8% इजाफे को उसमें से 4% वापस ले लिया, या 4 या 5% वापस ले लिया, तो उसके ऊपर कहा जा रहा है कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। वो भी जब आप देख रहे हैं कि आलमी सतह पर ग्रेटेस्ट डिप्रेशन से भी बदतरीन हालात इसको कहा जा रहा है, जब पाकिस्तान के अंदर सनअत और तिजारत की बका का सवाल उठ रहा है, जब यह कहा जा रहा है कि सनअतों और तिजारत जो कर रहे हैं कारोबार, उनके पास इतनी रकम भी नहीं है कि वो अपनी जो कर्जों की अदायगियां उस पर सूद की अदायगियां कर सकें, सिर्फ प्रिंसिपल डिफर किया गया है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी सैलरीज दे सकें, यह भी उस वक्त में किया गया। अब क्या यह सेंट्रल बैंक का इकदाम है? तो खुशाइन के 2% में कमी हुई, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में कर यानी एक माह के अंदर पहले 2%, फिर 1%, फिर 2%, ये आखिरकार मामला है क्या? क्यों इतनी रिजिडिटी है, क्यों इतनी रिजिडनेस है, क्यों आखिरकार इस मॉनेटरी स्टैंस को इतना एग्रेसिव रखा गया, जब आलमी सतह पर हर जगह नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं, आज भी कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखा जा रहा है। व्हाई नॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? ये सारे अहम सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। शरह सूद और मॉनेटरी स्टैंस के हवाले से आप जानेंगे जो मारूफ ताजिर रहनुमा है, उनकी आरा क्या है, जो मुतालबा क्या करते हैं। सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद है, मारूफ ताजिर रहनुमा, उनसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने कहा था कि 4 या 5% होना चाहिए, ये 9% पे लेके आ गए, और ऐसे लोग वेलकम अपना वसूल कर रहे हैं, लोग इसे खुशाइन करार दे रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा इकदाम किया है। इज इट इनफ फॉर कारोबार, इज इट इनफ फॉर योर इंडस्ट्रीज, या इससे ज्यादा होना चाहिए था? सिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि चलो खुदा करके इसने डायरेक्शन तो सही किया, मगर बात यह है कि ये हम मुतालबा जो कर रहे थे, ये मुतालबा हमारा समझ ले आप कम से कम 8 महीने या साल भर से मैं कह रहा हूँ कि ये जो सूद है 13.25%, ये एक्चुअली डिस्काउंट रेट है। और इस डिस्काउंट रेट पे अगर ये मिल रहा है तो डिस्काउंट रेट पे, तो आगे स्प्रेड लगा के बैंक जो लोने देंगे, वो लोने कम से कम 15, 16, 17, 18% होगी। अब इन्होंने 3 टुकड़ों में 0.75% पहले किया, 1.5% फिर किया, और 2.25 हुआ। अब इन्होंने 2 किया, 4.25% जो इन्होंने कम किया है। ऑल टुगेदर या अभी भी 9% पे डिस्काउंट रेट खड़ा है। पहले एक बात आप सब क्लियर कर ले, नंबर 1। नंबर 2 बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये 8 महीने पहले जो करने की चीज थी, अब जाके कर रहे हैं, तो ये 8 महीने का जो नुकसान हुआ, गैप हुआ, ये कौन करेगा? पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, और थियोरेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं बहुत सारे लोग शरह सूद को कंट्रोल करके। मगर ये मैं इनको उस वक्त समझाता था कि भाई आप सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो करो, और आप कोशिश ये करो कि किसी तरह ग्रोथ के साथ कंट्रोल करें, जो बहुत सारे मुल्क करते हैं। और ये मेरा कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली पास्ट हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, और सारी दुनिया जानती है। खैर नहीं माने कोई बात नहीं,
अब कोरोना वायरस आ गया, इसने तो इन्फ्लेशन को इतना नीचे ले आए कि आज मैं ये समझता हूं कि ये जो डिस्काउंट रेट है ये 4 या 5% होना चाहिए। मगर अगर आप देखो जितने भी टीवी पे जितने भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जो भी एक्सपर्ट्स आके बातें कर रहे हैं, वो ज्यादातर ये बात करते हैं कि 7% पे तो कम से कम आ सकता है इनके हिसाब से आज। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रजा बाकिर साहब जो भी है, जहां से भी आए हैं, इनको इतनी स्लो मोशन में चलने की जरूरत क्या है। इसमें हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इसमें गवर्नमेंट का फायदा है। ये 2% कम करने से गवर्नमेंट को तकरीबन ये डेप्ट सर्विसिंग पे ये 10 अरब रुपए का फायदा हो गया एक साल में। और अगर ये 2% और भी साथ ही कम कर देते तो 20 अरब का डिफरेंस था। हम पहले ही फंसे हुए, हालात खराब है, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है और कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। सूद को ऊपर रखने का कोई तुक समझ में नहीं आता। अभी मुझे तो ये लग रहा है कि किस्तों में कम जो कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो हॉट मनी आई थी और गई, इस हॉट मनी में तकलीफ कम हो, आस्ते आस्ते जाए और ज्यादा नुकसान ना हो। हालांकि वो नफा डबल करके गए। ये हॉट मनी की वजह से अगर कर रहे थे तो वो भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीजें इनको सोचनी चाहिए। और जो आजकल हालात है मुल्क के, जिसमें हम ऑलरेडी कोशिशें कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातें कर रहे हैं कि किसी तरह ऐसे रिलीफ मिले कि इंडस्ट्री है, कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सारा सरवाइव करे। और ये सरवाइव कब करेगा? जब आप लोग कुछ ऐसी चीजें करोगे। जी। हमने डिमांड किया हुआ है हुकूमत से कि आप मेहरबानी करके इसको 5% पे ले आए, इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट को। जब डिस्काउंट रेट 5% होगा तो आपके बैंक बोरोइंग के लिए लेंडिंग रेट 8% होगा, 9% होगा। इसलिए कि स्प्रेड तो बैंक को भी अपना लेंगे ना, वो फिर जाके सही मानों में लेंडिंग रेट सिंगल डिजिट हो जाएगा। दूसरा, हमने रिक्वेस्ट की है हुकूमत को कि भाई यूटिलिटी बिल्स है उनको आधा कर दे, और जो आपके क्या नाम है टैक्सेस है, एक्साइज है, सेल टैक्स है वगैरह, इनको आधा कर दे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आधा कर दे, ताकि ये सब चीजों से एक कैश फ्लो क्रिएट हो और इंडस्ट्री, बिजनेसेस, छोटे एसएमई, दुकानदार, सबको इतना कैश फ्लो मिले कि वो अपनी गाड़ी चला सके और 4 महीने सरवाइव करे। अब मैं ये सारी चीजें नहीं कह रहा कि परमानेंट कर दे, ये 4 महीने के लिए कर दे, 4 महीने सरवाइव कर जाए। और अल्लाह ने चाह, अल्लाह कोशिश करे, हम दुआ करें अल्लाह से कि हमें इस अजाब से निजात मिले और कोरोना वायरस से निजात मिले। जिस हिसाब से इस वक्त लॉकडाउन और सब चीजें चल रही है, इसलिए कि वो भी बहुत जरूरी है। जान है तो माल है, और हम लॉकडाउन भी जरूरी है। मगर मकसद ये है कि ये टाइम सरवाइव तो करना है ना, ये टाइम हमें निकाल के देना है। किसी तरह ये 4 महीने हमें निकालने, और अल्लाह करे कि 4 महीनों में ठीक हो जाए, वरना तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। और हमें ये सोचना चाहिए कि अब लॉकडाउन जब खत्म हो 30 तारीख को, तो आज हमारे लोग किसी तरह डिसिप्लिन में समझते नहीं है। इनको एसओपीज बनानी पड़ेगी, इनके साथ बैठ के इनको समझाना पड़ेगा, डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा। और इस नए माहौल में देखिए, एक बात सब समझ लें कि दुनिया बदल चुकी है। अब दुनिया वो नहीं है जो थी आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले। अब ये नई दुनिया में हम बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और इस दुनिया में इतना चेंज आ गया है कि अब आपको अपनी आदतें, हर चीज चेंज करनी पड़ेगी। सिराज साहब इस पे भी आएंगे, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। सिराज कासिम तेली साहब का आप तज्जिया और तबसरा सुन रहे हैं, मारूफ ताजिर रहनुमा है, और मुतालबा इनकी तरफ से शरह सूद 5%। उन्होंने बड़ी एक अहम बात ये की है कि जो लेंडिंग रेट है, यानी जिस रेट के ऊपर बोरोवर लेंड कर रहा है पैसा, वो आज भी सिंगल डिजिट में नहीं है। और ये बहुत अहम बात है। ये कह देना कि शरह सूद 9% कर दिया सिंगल डिजिट, ये नाकाफी है जब तक लेंडिंग रेट जो है सिंगल डिजिट में नहीं आता। एक बड़ी अहम बात की निशानदेही इन्होंने की, और भी बहुत अहम बातें की हैं। कुछ और भी ताजिर रहनुमा यानी हाजी रफीक परदेसी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे इस ब्रेक के बाद। सिराज कासिम तेली साहब भी साथ हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम रद्द-ए-अमल जान रहे हैं ताजिर बरादरी का स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। जो माशी पॉलिसी है, बिलखुसूस मखसूस मॉनेटरी पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी मरकजी बैंक की, एक माह के अंदर 425 बेसिस पॉइंट्स की कमी। आखिरकार स्टेट बैंक टुकड़े टुकड़ों में यानी इस वक्त इंस्टॉलमेंट्स में ये रिलीफ जिसको वो कह रहा है वो क्यों फराम कर रहा है? ये जो पॉलिसी ईज हो रही है ये इंस्टॉलमेंट्स में क्यों हो रही है? और अभी भी नाकाफी है, क्योंकि जिस तरह अभी आपने जाना इस प्रोग्राम में सिराज कासिम तेली साहब साथ थे, वो ये कर फरमा रहे हैं कि ये जो लेंडिंग रेट है ये बेसिकली कायबोर प्लस स्प्रेड यानी बैंकिंग स्प्रेड भी इसमें शामिल होता है। तो अगर पॉलिसी रेट 9% है तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि जो लेंडिंग रेट है यानी जिस रेट पर बोरोवर लैंड कर रहा है वो अभी सिंगल डिजिट में आया है, वो अभी भी डबल डिजिट्स में है। बल्कि जो छोटे कारोबारी तबके उनके लिए तो 5% तक जो है वो ऐड कर देते हैं स्प्रेड अपना, और बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 1%, 1.5% तक होता है। तो ये 14-15% तक चला जाता है मामला। मौजूदा हालात में जहां कारोबार नहीं चल रहा, जहां सेल्स नहीं हो रही, जहां तनख्वाहें और बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं है, वहां हमें हुकूमत की सतह पर, आलमी सतह पर तो रिलीफ मिल रहा है G20 की तरफ से। IMF हमें $1.5 अरब $1.4 बिलियन दे रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत क्यों कारोबारी तबकों को एक डेट रिलीफ नहीं दे रही, यानी उनके कर्जों पर रिलीफ नहीं दे रही? ये भी बड़ा अहम सवाल है। अजी रफीक परदेसी साहब भी प्रोग्राम में मौजूद है, मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अजी साहब ये फरमाएं कि आप शरह फीसद 9% पर आने पर जो शरह सूद है, सिराज साहब ने तो कहा इसको 5% होना चाहिए या 4% होना चाहिए। आपका अपना मुतालबा क्या, आप इसको किधर देखते हैं? क्या आप खुश हैं इस पर या आप समझते हैं इसको मजीद कम होना चाहिए था? सुमन भाई, मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी डिटेल के ऊपर जाता हूँ जी। जब कुछ अर्से पहले जब उन्होंने 13.25% इंटरेस्ट रेट किया था, उस ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हार्ड करेंसी की ज़रूरत थी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो वो चाह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गारंटी देनी पड़े, हम इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े, हम लोगों को बुलाएं, यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करवाएं या दूसरी कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाएं, ताकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व आना शुरू हो जाए। उस ज़माने में भी जब हम लोग आपस में कुछ दोस्त बैठते थे तो हमें खुद इस बात का समझ में नहीं आती थी कि इतने ज़्यादा %, इतने हाई रेट पे अगर हम देंगे, आज तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़े नुकसान में जाते। मैं तो समझता हूँ ये कोरोना आया, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आया पाकिस्तान के लिए। तो आज ये लोग जिस तरह से स्टॉक के अंदर से पैसे तो वापस चले गए, क्योंकि जिस आदमी को इसकी ज़रूरत है वो सबसे पहले अपनी ज़रूरत को इस्तेमाल करेगा। उस वक्त वो ये नहीं देखेगा कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या कम प्रॉफिट हो रहा है। ये बिजनेस का एक उसूल है। तो आज यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में आज उनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने पैसे यहाँ से निकाल लिए। आज हमारी स्टॉक 40,000 पॉइंट से तकरीबन 30,000 से भी कम हो गई थी, अब दोबारा थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गई। तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं। आज हमारा रिजर्व तो तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, आज का मैंने चेक नहीं किया, लेकिन तकरीबन 8 बिलियन के करीब है। तो अभी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगा नहीं, लेकिन अब हम लोगों को सिर्फ कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, आज जैसे 9.25% है, अगर इसको ये लोग 7% या 6% और इससे भी ज़्यादा कम लेकर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट को ख़त्म करके आप थोड़ा सा अपना बैंक चार्जेस लगा दो, इंटरेस्ट रेट ही ख़त्म कराओ, ताकि जान छूटे यहाँ से और लोगों को फैसिलिटी दो, लोग काम करें। आज ज़रूरत है काम करने की। हम लोग कारोबारी लोग अगर काम कर गए, चीज़ों को आबाद कर गए, कौम को संभाल कर गए, तो ये मुल्क बच जाएगा, वरना तो मुल्क के बचने के लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। आज मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। चंद दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी खुशी की खबर सुनाई कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने एक अच्छा चाम, बल्कि अच्छी एक फैसिलिटी दी। तो आप लोग ऊपर के लोग जो बैठे हुए हो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं या मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, आपका काम ही यही है कि आप अच्छी पॉलिसी दो कि मुल्क का काम चले। हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हुए काम को आगे बढ़ाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान की चीज़ों को, मईशत को। हम लोग मईशत का पहिया चलाएंगे तो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मईशत का पहिया अगर हम लोगों ने चलाना बंद कर दिया, एंड क्या होगा? आज पिछले 1.5 साल 2 साल में यही हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग जाके रुक गए, हमारी गाड़ी जाके रुक गई। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर अपना डिपेंड पूरा किए हुए थे। आज फॉरेन इन्वेस्टर अपने सारे पैसे निकाल के चला गया। आज कहाँ खड़े हम? आज भी हम लोगों ने सही मानों में डिसीजन नहीं लिया, और पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, अगर उन्होंने सही डायरेक्शन में पाकिस्तान को नहीं लेकर गए तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे का मतलब तो ये कि आप सनद और तिजारत यानी कारोबार का आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ से हुकूमत ने इन पॉलिसीज़ को चेंज नहीं किया, सेंट्रल बैंक ने मजीद नई रिलैक्सेशन दी, तो एंड ऑफ द डे मतलब के कारोबार सस्टेन करना मुश्किल है, अब आगे बंद होने का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज सारी गवर्नमेंट, यहाँ सिंध गवर्नमेंट को मैं देख रहा हूँ तो हर वक्त कोरोना,
मुझे इससे इनकार नहीं है। मैं कहता हूँ एक 50%, 60% आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दो, कुछ फीसद तो आप 40% आप दूसरी चीज़ों पे भी तो तवज्जो दो ना। आपके रोड रास्ते बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, कुछ उनके ऊपर भी ध्यान दो। आपको नई इंडस्ट्रियाँ लगवानी है, अच्छी पॉलिसीज लेकर आ जाओ, लोगों को आप बुलाओ, अपने पास बुलाओ और उनको ज़रा सा फ्रीडम दो। जैसे शरह सूद में अगर आप लोग कमी करेंगे तो डेफिनेटली ये जितना पैसा आम लोगों का बैंक्स में पड़ा हुआ है वो टर्नओवर में आएगा, टर्नओवर में आएगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो कम से कम हमारे मुल्क में सुकून तो आना शुरू हो जाएगा, वरना तो इसके बगैर सुकून कैसे आएगा? मुझे ये बताइए आप। इसमें आपका भी फायदा है, आम आदमी का फायदा है और हुकूमत का अपना फायदा भी तो है। यानी जो फिस्कल स्पेस हुकूमत को मिलेगी उससे हुकूमत की अखराजात, ये एहसास प्रोग्राम या दीगर जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं ये उनको भी कर सकते हैं। शरह सूद में कमी से हुकूमत के अपने कर्जों पे जो अदायगियां वो भी तो कम होंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी ना, इनकी तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। और एक मरतबा हम लोगों ने अगर टर्नओवर करना शुरू कर दिया और काम आगे बढ़ना शुरू हो गया और ये काम अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को एंड ऑफ द डे तो फायदा होगा ही, टैक्स की शक्ल में होगा, इनको लेबर की शक्ल में होगा, या हर तरह से गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट एक माँ है, माँ को तो फायदा होगा ही। जब बच्चे कमाएंगे तो माँ को फायदा होगा, ये तो मैंने देखा। अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा सिराज साहब आप भी फरमाइएगा, क्योंकि आलमी सतह पर तो हमें रिलीफ मिला, हमें क्या बल्कि जो G20 ने जो कुछ गरीब ममालिक को चुना, उन्होंने कहा जी कि इनको हम रिलीफ देते हैं कर्जों पर, डेट रीपेमेंट्स और रीस्केड्यूल करते हैं। IMF ने हमें $1.4 बिलियन दे दिए। अब ये भी हम कह रहे हैं जी कि हमारी अचीवमेंट है कि हमने ले लिया, खैर चलें अच्छी बात है, हम कहते हैं आपकी अचीवमेंट है। लेकिन सर ये जो रिलीफ इंटरनेशनल सतह पर हमें मिल रहा है, हम ये रिलीफ क्यों नहीं जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और पास ऑन कर रहे हैं आम आदमी के ऊपर? हम आपसे तो वही कर्जा बैंक ले रहा है, वही आपसे इस पर अदायगियां हो रही हैं। अभी हाजी साहब भी यही कह रहे हैं कि इनके लिए मुश्किल है देना, आप कह रहे हैं आपके लिए मुश्किल है देना। हुकूमत खुद तो आलमी सतह पर रिलीफ ले रही है, वो रिलीफ पास ऑन नहीं हो रहा, इस पर क्या कहेंगे सराजा? इस पर मैं ये कहूँगा कि जो मुझे रिपोर्ट है, कल हमारी मीटिंग थी इससे FBR के चेयरमैन वगैरह सबसे, बजट काल है उससे बातें कर रहे थे जूम पे, और वो भी कह रहे थे कि हुकूमत प्रिपेयर कर रही है। हफीज शेख ने भी एक स्टेटमेंट दिया है जिसके तहत कोई एक अच्छा पैकेज आ रहा है। मैंने आपको बताया, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने चैम्बर से लिख के भेजा है और मैं समझता हूँ कि 4 आइटम है, इनको आधी करनी चाहिए ताकि अपने मजदूरों को, अपने स्टाफ को, सबको बचा सके, अपनी इंडस्ट्री को बचा सके, अपने कारोबार को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कारोबार है। अगर ये 4 चीजें कर दे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत जरूरी है जी। और ये 4 चीजों में एक यूटिलिटीज है जिसमें गैस, इलेक्ट्रिक वगैरह है, इसके जो रेट्स है वो आधे कर दे। नंबर 2 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसमें जो भी ये पेट्रोल डीजल जो भी आता है वो आधा कर दे। तीसरी आइटम ये जो आपके टैक्सेस है FBR के, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, FED फेडरल एक्साइज है, ये सब आधा कर दे। और ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट को 4% कर दे तो ये बहुत फर्क पड़ जाएगा। इतना कैश फ्लो हो जाएगा कि लोग 4 महीने सरवाइव कर जाएंगे। मैं नहीं कह रहा ये परमानेंट कर दे, 4 महीने के लिए 3 चीजें तो कर दे, इंटरेस्ट रेट को परमानेंट कर दे। दूसरी बात जो मैंने कहनी थी वो ये कहनी थी कि स्टेट बैंक ने जो ये स्कीमें दी है तनख्वाह वाली, उसमें भी एक फ्लो है, इसलिए कि वो भी बैंकों के थ्रू देंगे, बैंक उनको देंगे जिनसे उनके ताल्लुकात है। स्टेट बैंक को एक स्कीम ऐसी निकालनी चाहिए जो छोटे ताजिरों को, दुकानदार लेवल को दे सके, छोटे छोटे कर्जे हो और सूद नहीं होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, ताकि वो 4-6 महीने सरवाइव करें। किसी के 2 नौकर है, किसी के 4 नौकर है और बहुत छोटे कारोबार है। अगर उधर थोड़ा बहुत पैसा है, अगर स्टेट बैंकों का कम भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, उनको वहाँ कोलेट्रल और ये सब रिस्ट्रिक्शंस के बगैर सूद के 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख दुकान के लेवल पे कर्जे देने चाहिए। देखिए इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं कि फोर्स मेजोर है, ये नई दुनिया है, दुनिया बदल चुकी है, अब वो दुनिया नहीं है जो थी। दूसरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले होते हैं और अगर आप सरवाइव नहीं करेंगे तो ये हुकूमत या कोई भी हो, ये बाद में क्या करेंगे? इधर तो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आपके कारोबार, आपकी बिजनेसेस, आपके से दुआ करें कि ये कोरोना से हमारी जान छूटे। अगर कोरोना से जान छूट गई और आप बच गए तो आप आगे चले गए, वरना आप आगे कहां से जाएंगे? इसके अलावा एक चीज अभी रफीक भाई की बातें सुन के मुझे समझ में आया,
और मैंने पहले भी ये लिख के भेजा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कहा है कि उसमें जो भी पैसा लगाएगा जून तक, और वो पैसा के बारे में पूछा नहीं जाएगा कहां से आया, एक किस्म की एमनेस्टी हो गई ब्लैक मनी को लगाने की। जी, मैंने अभी लिख के भेजा है इमरान खान को ये भी कि एक तरीका और है, और वो ये है कि आज जून की 30 तारीख तक या सितंबर की 30 तारीख तक एक डेट फिक्स करके आप अलाउ कर दे जिसके पास भी ब्लैक मनी है, इसलिए कि हमारी इकोनॉमी आज भी डबल इकोनॉमी से 2 गुना पैसा ब्लैक है। सही। अच्छा सिराज साहब, वो अगर पैसा आ जाएगा सिस्टम में, जी सिराज साहब अगर याद दें, सिस्टम में आ जाएगा जी, और आपको कोई नहीं पूछेगा दुनिया में। इसलिए अच्छा, ये कोरोना की वजह से FATF, IMF याद है क्योंकि एक ब्रेक का पूछने वाला नहीं है। जी, अगर ब्रेक का जा रही जो आपने बड़ी अहम तजवीज दी है आखिर में बात की एमनेस्टी वाली, वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन सिराज कासिम तेरी की तरफ से, और हाजी रफीक पदेरी साहब भी साथ हैं। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मौजू को यहीं से आगे जोड़ते हैं। बिलखुसूस रीफाइनेंस स्कीम पर भी बात करते हैं कि बैंक्स और बिलखुसूस जो बोरोवर्स हैं वो क्या मुश्किलात हो रही हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब, हाजी रफीक परदेसी साहब इस प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, और हम स्टेट बैंक की यानी सेंट्रल बैंक की जानिब से 2% शरह सूद में कमी पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी आरा ओवरऑल बिजनेस के हवाले से जो एनवायरमेंट है उस पर भी जान रहे हैं। हाजी रफीक परदेसी साहब, ये जो अभी जिक्र भी हुआ, सिराज साहब ने बहुत अहम बातें भी की, अभी उन्होंने एक खत का भी जिक्र किया था, उस पर भी आप गुफ्तगू फरमाना चाह रहे हैं। दूसरा, रीफाइनेंस का जिक्र किया है स्कीम का। हमारी इत्तला जहां तक है, बैंक्स की जानिब से अभी तक पॉलिसी गाइडलाइंस भी, यानी सिवाय नेशनल बैंक के जिसने अभी बनाई है, पॉलिसी गाइडलाइंस भी, यानी स्टेट बैंक तो कह रहा है कि हमने कह दिया, यानी प्रेस रिलीज की सूरत में बता दिया, बैंक्स तो उल्टा डिस्करेज, यानी वहां जा रहे हैं लोग तो वो कोलैटरल, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लग नहीं रहा कि वो इनकरेजिंग है। अप्रैल ऑलरेडी आधा गुजर चुका है, आधे से ज्यादा काफी। सैलरी आपको अप्रैल की देनी है, प्रोसेस में भी टाइम लगता है। रीफाइनेंस और 5% का रेट रीफाइनेंस पे रख दिया, जो ये इंसेंटिव है कि 5% पे ये रख दिया। कौन से मुल्क में 5% पे इंसेंटिव दिए जाते हैं ऐसे हालात में? ऐसा सबसे पहले तो मैं सिराज कासिम तेली साहब की बात, जो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरा एक छोटा सा मशवरा है। जैसे चैम्बर अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रही है, फेडरेशन अपनी तरफ से वहाँ पे लिख रही है, आबाद वाले अपनी तरफ से लिख रही हैं, मेरी तरह के जो प्राइवेट लोग हैं वो अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिख रहे हैं। क्यों ना हम लोग जो कराची शहर के जो लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे कंसर्न लोग हैं, हम लोग एक टेबल पे पहले बैठ के चीज़ों को फाइनल कर लें। फाइनल करने के बाद फिर हम प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और हमें फिर मजबूती भी आएगी कि हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन भी कराएं। प्रॉब्लम क्या होता है, 10 लोग 10 मशवरे देते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कंफ्यूज है, मिनिस्ट्री भी कंफ्यूज है कि क्या काम करें या क्या काम ना करें। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। exactly. हम लोगों को पहले कारोबारी लोगों को, और अल्लाह ताला का शुक्र है सारे कारोबारी लोग वन माइंड होते हैं, माइंड सेट लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो हम लोग आपस में बैठ के पहले मशवरा कर लें, सारी चीज़ों को तय करने के बाद इसके बाद चीज़ों को आगे भेजें। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीज़ें उनको चाहे 4 महीने के लिए दे दें। मेरा तो एक छोटा सा एक सवाल है, अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद मैं क्या करता। पिछले दौर में 14 सेंट में, 13 सेंट में या 14 सेंट से ज़्यादा भी पर किलोवाट बिजली के रेट्स तय किए हुए हैं। मैं मलेशिया से एक कंपनी लेकर आया था, मेरे एक दोस्त थे मलकोफ वाले। मैं जब उनको लेकर आया और उन्होंने सारा स्टडी करने के बाद जब मैं दोबारा मलेशिया में गया और उनके चेयरमैन के साथ बैठा, सैयद मुख्तार बुखारी साहब के साथ, तो वो सर पे हाथ पकड़ के बैठ गए। बोले हाजी 14 सेंट्स, हाउ कैन पॉसिबल द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव। सो मैंने उनको कहा, so why you are worrying, we are getting good profit. He said no Haji, one day it's going to be a disaster, don't go in that one. हम भी रुक गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी पावर कंपनीज के लोग हैं, आप उनको एक टेबल पे बिठाएं कि 14 सेंट तो बहुत ज़्यादा है, आप इनको ही मैक्सिमम प्राइसेस 5 सेंट होती है, 6 सेंट होती है, आप 7 सेंट दे दें। आप उनके साथ नेगोशिएट करके, ये 10 कंपनियां 12 कंपनियां जितनी भी हैं, उनके साथ सीरियसली नोट्स होके इनके साथ नेगोशिएट करें। अगर ये निगोशिएट हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएंगे, आपकी 22 करोड़ आवाम खुशहाली में आ जाएगी। आप 3 महीने, 4 महीने या 2 साल या 4 साल के लिए क्यों जाते हो, ज़िंदगी भर के रह जाओ। अगर ये रेट जो आज जो भी गरीब आदमी या मैं भी
अगर मैं 1 रुपया पे करता हूँ और उसी की जगह पे मुझे 50 पैसे पे करने पड़े तो खुशहाली तो खुद ब खुद आ जाएगी। इंडस्ट्रियाँ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगी, काम खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, चीज़ें खुद ब खुद भागना शुरू हो जाएंगी, चलना नहीं शुरू हो जाएंगी, भागना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। सही है। और रीफाइनेंस के ऊपर जो भी मुश्किलात तो है। रीफाइनेंस, पहले तो रीफाइनेंस मिलना एक आसान काम नहीं है। बैंक के अंदर आप जाएं, मतलब 1 नहीं 100 नहीं 1000 सवाल होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना, उनसे काम निकलवाना। अब ये किस तरह चलता है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या जवाब दूं, लेकिन ये सारे मुश्किल काम तो हैं। या तो गवर्नमेंट कोई 1 विंडो ऑपरेशन करे कि चीज़ों को आगे बढ़ाए, चीज़ों को ईजी कर दे कि लोग फैसिलिटी के साथ अब काम निकालें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आगे रमजान शरीफ का महीना भी आ रहा है। अगर इन महीनों में अगर काम ना हुआ, लोगों को सैलरी नहीं मिली, लोगों को पैसे नहीं मिले, कहाँ जाएंगे मुझे आप बताएं। कहाँ जाएंगे एग्जैक्टली। सिराज साहब आप क्या फरमाएंगे, ये जो इन्होंने बात की आज हमने, एक तो इन्होंने कहा कि एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से अप्रोच किया जाए, फिर बिजली के रेट्स के ऊपर भी और रीफाइनेंस पर भी अपना कमेंट सर आप लास्टली दें कि ये तो 5% इन्होंने रख दिया है, एक तो इतना ज्यादा रेट है, ऊपर से बैंक्स भी ऐसे तो नहीं हम जाएंगे तो हमें कर्जा दे रहे हैं, जो बैंक्स हैं वो भी इतने रिलक्टेंट हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस ही फ्रेम नहीं की उन्होंने अभी तक सिवाय नेशनल बैंक के, बाकी किसी बैंक ने। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अप्रैल की सैलरियां दी जाएंगी इधर से? सिराज साहब पहली बात तो ये है, हाजी साहब की बात को मैं जरा ठीक कर दूं कि कराची चैम्बर जो है ना, वो इस पूरे शहर का इदारा है, सारे हमारे मेंबर्स हैं और सारी टाउन एसोसिएशन हमारी मेंबर है, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स है और बहुत सारी एसोसिएशन है, बहुत सारे छोटे ताजिर है, बड़े ताजिर है, 22,000 से ज्यादा डायरेक्ट मेंबर है और ये सारे हमें प्रपोजल्स भेजते रहते हैं। हाजी साहब भी अपने प्रपोजल्स भेजे, कोई रुकावट नहीं है, हमें फोन करके दे दे, लिख के भेज दे, हम सबको कंपाइल करके समझ के फिर उसमें से निकाल के भेजते हैं। हम कोई अपनी मर्जी से अकेला कोई नहीं भेजता, नंबर 1। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पूरे शहर की और पूरे 2 करोड़ आबादी की, और इसमें सबका इनपुट शामिल ऑलरेडी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक बैंकों का जरिया ये तरीकाकार है या ये सिस्टम है, ऑब्वियसली मैंने पहले कहा था कि ये जो चीजें इन्होंने की है इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी सिस्टम है और बेहतर होगा कि छोटे लोगों के लिए अलग तीसरा बना दे। देखिए स्टेट बैंक ने पॉलिसी तो दे रहा है मगर स्टेट बैंक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, वो स्टेट बैंक बैंकों के जरिए काम कराता है और वो बैंक अपने अपने ऑलरेडी जो इनके ग्राहक हैं या जिनसे ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिनके ऑलरेडी एक किस्म का प्रोफाइल और उनका एक सेटअप होता है, वो बैंक उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करेंगे, नई जगह पे रिस्क नहीं लेंगे। इधर तो इस वक्त जो हालात है, मैंने शुरू में भी कहा, ये फोर्स मेजोर है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, इसमें गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी है। ये जो कोरोना वायरस है, अब ये जाहिर है कि सारी उम्र तो लॉकडाउन भी नहीं रहेगा, तो इनको आस्ते आस्ते एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है